दास्ताने भारत में आज कहानी इंदिरा गांधी की, जब उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ डांस करने से इनकार कर दिया था। अभिवादन स्वीकार करें मनोज शर्मा का। इंदिरा गांधी को महिला प्रधानमंत्री कहे जाने से चिढ़ थी। वो कहा करती थी कि मैं काम करते समय अपने आप को महिला नहीं समझती। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब इंदिरा गांधी पहली बार मार्च 1966 में अमेरिका गई, तो उस टाइम के भारतीय एम्बेसडर B.K. नेहरू के पास प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन के दाहिने हाथ समझे जाने वाले जैक वेलेंटी का फोन आया। उन्होंने नेहरू से पूछा, क्या आपने लाइफ पत्रिका का ताजा अंक पढ़ा है, जिसमें कहा गया है कि इंदिरा गांधी को पसंद नहीं है कि उन्हें मैडम प्राइम मिनिस्टर कहकर पुकारा जाए। B.K. नेहरू अपनी ऑटोबायोग्राफी नाइस गाइज फिनिश सेकंड में लिखते हैं, प्रेसिडेंट ने जैक वेलेंटी के जरिए पूछवाया कि जब मैं इंदिरा गांधी से मिलूं तो उन्हें क्या कहकर एड्रेस करूं। मैंने उनसे कहा कि मैं खुद इंदिरा गांधी से पूछ लूंगा। नेहरू लिखते हैं, जब मैंने इंदिरा गांधी को बताया कि फोन किस लिए आया था, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि प्रेसिडेंट जॉनसन मुझे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहें तब भी चलेगा। वो यहीं पर नहीं रुकी। जब मैं कमरे से बाहर निकल रहा था तो उन्होंने खिलखिलाते हुए कहा, उनसे कह दीजिएगा मेरे कैबिनेट के सदस्य भी मुझे सर कहकर पुकारते हैं। उसी यात्रा में प्रेसिडेंट जॉनसन ने उनसे व्हाइट हाउस के बॉलरूम में डांस करने का अनुरोध किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने यह कहते हुए इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उनके देशवासियों को यह पसंद नहीं आएगा कि उनकी प्रधानमंत्री बॉलरूम में डांस करें। 4 वर्ष बाद इंदिरा गांधी यूनाइटेड नेशंस के 25वें सम्मेलन में भाग लेने न्यूयॉर्क गई। वहां कई देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स पहुंचे हुए थे। भारतीय दल को अखबारों से पता चला कि अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने सभी नेशनल लीडर्स को व्हाइट हाउस में रात्रि भोज पर बुलाया है। नटवर सिंह अपनी किताब हार्ट टू हार्ट में लिखते हैं, अगले दिन अमेरिका में हमारे एम्बेसडर लक्ष्मीकांत झा वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंचे। उन्होंने इंदिरा गांधी से पूछा कि वो निक्सन के डिनर में शामिल होने कब वॉशिंगटन पहुंच रही हैं। इंदिरा का जवाब था, मुझे तो इनवाइट ही नहीं किया गया है। लक्ष्मीकांत झा बोले, लेकिन सभी देशों के लीडर्स निक्सन के डिनर में जा रहे हैं। इंदिरा गांधी ने कहा, मेरा वॉशिंगटन जाने का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को वहां आने के लिए फॉर्मल इनविटेशन नहीं भेजा गया है। जहां उन्हें समझाने लगे कि उनके वहां ना जाने से गलत मैसेज जाएगा। इंदिरा गांधी ने कहा, अगर निक्सन चाहते तो मुझे दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसडर के जरिए डिनर का फॉर्मल इनविटेशन भेज सकते थे, लेकिन अखबार की खबर पढ़कर मैं व्हाइट हाउस खाने पर नहीं जाऊंगी। इंदिरा गांधी बहुत कम खाना खाती थी। उनकी सोशल सेक्रेटरी रही उषा भगत अपनी किताब इंदिरा जी थ्रू माई आईज में लिखती हैं, सुबह के नाश्ते में वो मिल्की कॉफी, शहद लगा हुआ थोड़ा जला टोस्ट और एक फल खाया करती थी। उनका दोपहर का खाना सिंपल होता था, लेकिन वो उसे जितना संभव हो अपने परिवार वालों के साथ थाली में खाती थी। रात के खाने में फिश, अंडा या स्टीम्ड सब्जियां ही होती थी। ये खाना वो डाइनिंग रूम में ना लेकर अपने रूम में लिया करती थी। खाने के बाद मीठा खाना उन्हें पसंद नहीं था और वो अपने वजन का बहुत ध्यान रखती थी। कभी कभी चांदनी चौक के कांग्रेस नेता उनके लिए कचौरियां लाया करते थे। वो उन्हें खा तो लेती थी, लेकिन फिर हम लोगों से शिकायत करती थी कि हमने उन्हें ज्यादा खाने से रोका क्यों नहीं। उन्हें कुल्हड़ की चाय बहुत पसंद थी। जब कभी वो ट्रेन से सफर करती, उनकी हमेशा फरमाइश होती थी कि वो कुल्हड़ में चाय पिएंगी।
नेहरू का गुस्सा तो पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन थोड़ी देर में वो शांत होकर सब कुछ भूल जाते थे। इंदिरा गांधी के साथ ऐसा नहीं होता था। वो लंबे समय तक और कई बार पूरी उम्र उन लोगों के प्रति गुस्सा रखती थी जिन्हें वो पसंद नहीं करती थी। उस व्यक्ति के प्रति वो बहुत उदासीन हो जाती थी। मशहूर लेखक डॉम मोरायस ने उनकी एक जीवनी लिखी थी, मिसिस जी, जो उन्हें पसंद नहीं आई थी। मशहूर प्रकाशक अशोक चोपड़ा एक किस्सा बताते हैं। जब डॉम मोरायस उन्हें अपनी किताब भेंट करने एक सफदरजंग रोड पर पहुंचे तो उन्हें एक कोने में इंतजार करने को कह दिया गया। प्रधानमंत्री से मुलाकात का वक्त कब का निकल गया था। अचानक आर के धवन ने उन्हें सलाह दी कि प्रधानमंत्री अपने ऑफिस की तरफ निकलने वाली हैं। बेहतर होगा जब वो अपनी कार में बैठ रही हों तब आप उनसे मिल लें। जैसे ही कार में बैठ रही इंदिरा गांधी को डॉम ने अभिवादन किया, उन्होंने बहुत रूडली कहा, कहिए। डॉम बोले, मैडम, मैं ये किताब आपको भेंट करने आया हूं। इंदिरा ने तमक कर कहा, किताब? कौन सी किताब? मैं कूड़ा कचरा नहीं पढ़ती, इसे आप वापस ले जाइए। ये कहकर इंदिरा गांधी कार में बैठ गई। 1979 में प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी जिम्बाब्वे के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने हरारे गई। वहां पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जिया उल हक भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को संदेश भेजा कि क्या वो उनसे मिलने आ सकती हैं। प्रोटोकॉल ये था कि वो सरकार प्रमुख के नाते पाकिस्तान स्टेट हेड जिया से मिलने जाती। उन्हें ये बता भी दिया गया था। नटवर सिंह अपनी किताब वॉकिंग विद द लायंस टेल्स फ्रॉम अ डिप्लोमैटिक पास्ट में लिखते हैं, लेकिन जिया ने कहा कि वो इंदिरा गांधी से मिलने जाएंगे। मीटिंग काफी सिंपल रही। जिया इंदिरा गांधी से थोड़ा दब कर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैडम प्राइम मिनिस्टर, प्रेस में मेरे बारे में जो कुछ भी लिखा जा रहा है उस पर यकीन मत कीजिए। इस पर इंदिरा गांधी ने चुटकी ली। राष्ट्रपति महोदय, बिल्कुल नहीं, प्रेस वालों को कुछ भी पता नहीं होता, तभी तो वो आपको डेमोक्रेट और मुझे डिक्टेटर कह रहे हैं। जिया को इंदिरा की ये टिप्पणी पसंद नहीं आई। जिया बार बार कहते रहे कि मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने उनके साथ अच्छे रिश्ते कायम कर लिए थे। इस पर इंदिरा ने कहा, आप शायद भूल रहे हैं कि श्री देसाई अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं। चलते समय जिया ने इंदिरा गांधी को पाकिस्तान पर एक कॉफी टेबल बुक भेंट की। जब वो चले गए तो इंदिरा गांधी ने उस किताब पर नजर डाली और देखकर उनका पारा चढ़ गया, क्योंकि उसमें पूरे कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। उन्होंने उसी समय मुझे आदेश दिया कि इस किताब को तुरंत पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को लौटा दिया जाए। अपने पहले टर्म में प्रधानमंत्री पद संभालते समय उन्होंने सत्यनिष्ठा की शपथ ली थी, लेकिन दूसरी बार जब वो सत्ता में आई तो वो धार्मिक हो चुकी थी। इस बार उन्होंने ईश्वर के नाम पर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 1978 में अपनी हार के बाद उन्होंने बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर में पूजा की। सागरिका घोष इंदिरा गांधी की जीवनी इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखती हैं कि इस दौरान उन्होंने वैष्णो देवी के दर्शन किए और हेलीकॉप्टर से वहां तक जाने के बाद 2 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय किया। अंबाजी मंदिर में उन्होंने पूरे 1 मिनट तक दंडवत होकर प्रार्थना की। 1980 में संजय की मौत के बाद उन्होंने धार्मिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू कर दिया था। उन दिनों जब सूर्य ग्रहण पड़ा तो उन्होंने अपनी प्रेग्नेंट बहू मेनका गांधी को सूर्य ग्रहण देखने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने पूरी उम्र अपने गले में
रुद्राक्ष की माला पहनी। उनके घर के पूजा गृह में सभी देवताओं की मूर्तियों के अलावा क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस की मूर्तियां और एक शंख रखा रहता था। दिल्ली में वो अक्सर मेहरौली में छतरपुर मंदिर जाया करती थी। धार्मिक मामलों में उनके सबसे बड़े सलाहकार कमलापति त्रिपाठी बन गए थे। इंदिरा की एक और जीवनीकार कुमकुम चड्ढा अपनी किताब द मैरीगोल्ड स्टोरी में लिखती है कि एक बार नवरात्रों के मौके पर कमलापति त्रिपाठी ने उनसे कुंवारी कन्याओं के पांव धोकर उसका पानी पीने के लिए कहा। उन्होंने सवाल पूछा कि कहीं इससे वो बीमार तो नहीं पड़ जाएंगी, लेकिन शुरू में हिचकिचाहट के बाद विदेश में पढ़ी लिखी और फ्रेंच बोलने वाली इंदिरा गांधी ने ये रस्म भी पूरी की। इंदिरा को ज्वेलरी का कोई शौक नहीं था। हाँ, वो हाथ में पुरुषों की घड़ी जरूर पहनती थी, और वो भी सरकारी कंपनी HMT यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स में बनी हुई घड़ी। अपनी विदेश यात्राओं के दौरान वो कभी-कभी ऊंची हील्स के जूते भी पहना करती थी। उन्हें चमकदार रंग पीले, नारंगी, लाल और हरे रंग बहुत पसंद थे। उनकी हैंडलूम साड़ियों का कलेक्शन जबरदस्त था। सागरिका घोष लिखती है कि उनकी पर्सनालिटी में ईस्ट और वेस्ट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। वो परेशान होने पर गायत्री मंत्र का जाप करती थी और बीथोवन की 5th सिम्फनी और राग दरबारी में भी उनकी बराबरी की रुचि थी। उनकी भारतीयता उनके कपड़ों में झलकती थी। मार्च 1982 में जब लंदन में फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया तो शुरुआत में राष्ट्रगान बजा तो उनकी दोस्त रही पुपुल जयकर ने नोट किया कि उनकी आंखें नम हो गई थी। अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट मोरारजी देसाई को वो हमेशा मोरारजी भाई कहकर संबोधित करती थी। जगजीवन राम को उन्होंने हमेशा बाबूजी कहा। उनके कार्यकाल में कैबिनेट सेक्रेटरी रहे BN टंडन ने अपनी किताब PMO डायरी में उनके काम करने के तरीके की काफी आलोचना की, लेकिन वो ये भी लिखते हैं कि जब वो बीमार पड़े तो इंदिरा ने अपने पर्सनल डॉक्टर को उनके इलाज के लिए भेजा। जब भी वो विदेश यात्रा पे जाती थी तो अपने साथ काम करने वाले RK धवन के लिए सिगरेट लाना नहीं भूलती थी। उन्हें पता था कि धवन चेन स्मोकर हैं। वो रोज सुबह 6 बजे उठती थी और योगा करने और सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाने के बाद 8 बजे तक तैयार हो जाती थी। 1977 में चुनाव हारने के बाद वो हर उस जगह पहुंची जहां उन्हें लगा कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो बिहार का बेलची हो या मोरबी के बाढ़ पीड़ितों के साथ सहानुभूति दिखाना हो या पंतनगर में हुई फायरिंग का विरोध करना हो, वो हर जगह मौजूद रही। ब्रिटिश पत्रकार ब्रूस चाटविन ने अपने एक लेख में लिखा कि उन्हें अपनी हेल्थ पर गर्व था। 60 साल की उम्र में भी वो भारत के किसी भी राजनेता से ज्यादा मजबूत और एनर्जेटिक थी। दक्षिण के चुनाव दौरे के दौरान जब प्रचार करते करते रात हो जाती थी तो वो कार में बैठे बैठे अपने दोनों घुटनों के बीच टॉर्च रखकर जला लेती थी ताकि उसकी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ सके और लोग अंधेरे में भी उन्हें पहचान सकें। नमस्कार, मनोज शर्मा, दास्तान-ए-भारत।